नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश कुमार सिंह नितनबाड़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबों के समक्ष लाइव चर्चा कर रहा हूं। ये बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम के बाद की स्थिति पे। इसमें सबसे बड़ी चर्चा है कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में किसे फायदा किसे नुकसान। फिर भी एक बार नीतीश कुमार, इस चुनाव कहने का सेंस ये है कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में किसे फायदा हुआ किसे नुकसान हुआ। इस फायदा नुकसान के बावजूद भी बिहार के जो मुख्यमंत्री के में फिर बनने जा रहे हैं वो नीतीश कुमार ही हैं। जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे उठे थे, जिसमें बेरोजगारी बेरोजगारी और औद्योगिक विकास दो एक महत्वपूर्ण मुद्दे भर के आए थे। जो नए बिहार के एस्पिरेशन का है, बिहार लोगों की आकांक्षाओं, बिहारी लोगों का आकांक्षाओं का ये बिहार, यही आकांक्षा है कि हमें बिहार में औद्योगिक विकास हो, लोगों को बेरोजगारी मिले, बिहार से जो पलायन होता है, मजदूरों का पलायन हो, चाहे शिक्षा का पलायन हो, चाहे डॉक्टरों का पलायन हो, ये सारे चीज खत्म हो, बिहार में सबको नौकरी मिले और सब लोग बिहार में ही रहें, बाहर नहीं जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरे वर्ल्ड वाइड आज पूरा विश्व एक विलेज के रूप में काम कर रहा है। पलायन हर जगह हो रहा है, कुछ मजबूरी में हो रहा है, कुछ शौकिया तौर पर लोग जाके काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोग आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, महाराष्ट्र के लोग बाहर जाते हैं, बिहार के लोग दिल्ली जाते हैं। डिपेंड करता है उनका एजुकेशन और ये बाकी चीज़ें कैसा। हाँ, एक चीज़ और है, बिहार में एक एजुकेशन, बिहार में स्कूल बन गए, हॉस्पिटल बन गए, लेकिन क्या उसके स्कूल में पढ़ाई का स्तर ठीक हुआ? क्या बिहार में हेल्थ की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति वो सुधार हुई? तो बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन वैसा नहीं हुई जैसा होना चाहिए। अब चर्चा आज पूरे दिन भर, जो हम अगर खबरों पे बात करें तो दिन भर की जो खबरें थी मिला जुला करके बिहार में जो रहा, 16 को संभवतः नीतीश जी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और लगभग कमोबेश सभी ने अपनी बैठकें की और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सबने हार या जीत जो भी है समीक्षा करने की बात की। कल शाम को प्रधानमंत्री जो अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिल्ली कार्यालय में संबोधित किया, वो एक मेंटरशिप का ये था, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने का ये था। उन्होंने एक दिखाया कि पार्टी में लोकतंत्र होता है। उन्होंने अपने आप को एक के भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया। उसका एक खास उदाहरण ये है कि उन्होंने भाषण के दौरान उन्होंने जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जयकारा लगाए। तो एक कार्यकर्ता ही जयकारा लगता है कि जेपी नड्डा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो प्रधानमंत्री ने वो शो किया। उस कार्यक्रम में एक चीज हम देखें कि वो भी एक उदाहरण है कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उद्घाटन भाषण करते हैं और बजाते हुए इनवाइट करते हैं और आकर के प्रधानमंत्री जी अपना भाषण देते हैं। हमने अपने जीवन काल में इस टाइप का लोकतंत्र मैंने नहीं देखा है। हाँ हम 100% भाजपा को पूर्णतः लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में भी मैं नहीं देखता। इसका मुख्य कारण यही है कि भाजपा नो डाउट एक कोशिश कर रही है कि मैं एक लोकतांत्रिक पार्टी हूँ, दिखाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन एक चीज देखिए, अगर हम प्रखंड स्तर पे जो इनके अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, कैसे होती है? अध्यक्ष नॉमिनेट करता है और आपको स्टेट लेवल उसको डिसाइड करता है। तो ये कौन सा लोकतंत्र हुआ जहाँ पे विधायक और सांसद बैठेंगे उस क्षेत्र के
और वो डिसाइड करेंगे कि कौन हमारा ये उस प्रखंड का अध्यक्ष होगा, उस मंडल का अध्यक्ष होगा, उस जिला का अध्यक्ष होगा। ये सांसद और विधायक होते कौन है इस कार्य समिति में बैठ करके डिसाइड करने वाले? मंडल का अध्यक्ष कार्यकर्ता, हर मंडल में पंचायत स्तरीय अध्यक्ष होते हैं, हर पंचायत में बूथाध्यक्ष होते हैं। तो ये लोग डिसाइड कर, अगर लोकतंत्र है तो ये लोग डिसाइड करेंगे ना कि हमारा मुखिया कौन होगा, हमारा प्रमुख कौन होगा, कि ऊपर के लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा अध्यक्ष कौन होगा। ये हो गया आंतरिक लोकतंत्र। ऐसे ही जब पूरे 5 साल कार्यकर्ता जीतोड़ मेहनत करता है और अपनी पहचान बनाता है, जब टिकट देना होता है तो न मंडल अध्यक्ष की राय ली जाती है, न जिला अध्यक्ष की राय ली जाती है, ऊपर से थोप दिया जाता है कि ये हमारे विधायक के प्रत्याशी हो, ये हमारे सांसद के प्रत्याशी हो। ये कौन सा तरीका होगा? पता चला कि यहाँ पे भाजपा मजबूत है, जेडीयू को सीट दे दिया गया, गठबंधन को सीट चला गया, चाहे एबीसी जो भी पार्टी हो, हम हो चाहे जो भी है, अगर गठबंधन है तो हमारे पास है। लेकिन तो देखना चाहिए कि जितने की स्थिति कहाँ पे किसकी है और क्या संभावना है, कहाँ पे कौन स्ट्रांग है, उस हिसाब से दें। अब जो ये हो गया पार्टी के लोकतंत्र, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री इसमें भाषण में उन्होंने लोकतंत्र के बारे में बात की थी, इसलिए मैंने इस लोकतंत्र के ऊपर चर्चा कर दिया। तो भाजपा में अभी भी पूर्णतः लोकतंत्र नहीं है, मेरा अपना ओपिनियन है, ये इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा नूतन मार्ग प्लेटफॉर्म है, जो हम एक नई राह, नई दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य हमने नूतन मार्ग को स्टार्ट करने का यही था कि आसपास के जो भी प्रतिभावान है, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, उनको हम एक स्टेज, एक प्लेटफॉर्म देने की बात थी। अगर कोई ब्लॉगर है, चाहे आर्टिकल लिखता है, आलेख लिखता हो, कहानीकार है, कवि है, अपनी कविता लिखता है, उसको नेशनल मैगजीन में नहीं जगह मिल पाती है, चाहे मुख्य जो पत्रिका है उसमें जगह नहीं मिल पाती है, चाहे अखबार नहीं मिल पाती, हम यहाँ उसको जगह देते हैं और यहाँ से हम उभारने का प्रयास करते हैं। हमें बहुत सारी समस्याएं आती है इस पत्रिका को चलाने में, लेकिन फिर भी हम चला रहे हैं। और लॉकडाउन जब से हुआ तब से हम उसको डिजिटली प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का योगदान नहीं होता है एज आलेख या कविता, चाहे जो भी है, फिर भी हमारा एक बड़ी सार्थक प्रयास रहता है कि हम लोगों के पास पहुंचे और बताएं। अब है जो आज का जो मुख्य बिंदु है, ये टोटल जो हम चुनाव देखते हैं, इस चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव से किसे फायदा, क्या किसे नुकसान हुआ। तो अगर हम फायदा नुकसान की बात करें, भाजपा और कम्युनिस्ट को छोड़ दे तो लगभग सभी को नुकसान हुआ है, जिसमें एक दो और पार्टी हम ले सकते हैं। एक नवोदित पार्टी वीआईपी है और हम है। हम वीआईपी तो लगभग 0 पे था, हम का 1 सीट थी, तो वो हमको 3 का फायदा हुआ और वीआईपी को 4 का फायदा हुआ। भाजपा लगभग 74 के सीट के आसपास से उसको 21 का फायदा हुआ है। 4 सीटों पे, 2 सीटों पे माकपा, 1 सीट 0 सीट नहीं, माकपा 0 पे थी, भाकपा 0 पे थी, तो इनको भी 2-2 सीट मिले हैं। माले जो 9 सीटों का ये हुआ है, यानी 9-3-12, 3 सीट पहले था, तो ये इन सारी पार्टियों को फायदा हुआ है। तो ये हुआ सीटों के हिसाब से फायदा। जनता को क्या फायदा होगा? बड़ी बात है कि जो चुनाव लड़ा गया था उसमें जनता को क्या फायदा होगा। क्या सवाल यही उठता है, क्या हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी वर्तमान में हैं, पहले थे और आगे बढ़ने जा रहे हैं, 7वीं बार वो लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे, और क्या वो बिहार की आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे?
क्योंकि उन्होंने तो 7 निश्चय को ये किया है, वो 7 निश्चय को ही वो दोबारा लाए थे, 7 निश्चय ही उनकी मेन ये, तो ये क्या कर पाएंगे? ये एक पहला सवाल उठता है। दूसरा है, बिहार के आधारभूत ढांचों में तो बदलाव हुआ है, फिर वही बात है कि जो बेरोजगारी और अधिक विकास की रफ्तार देने में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जो हमारे मुखिया होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, वो सफल होंगे, क्योंकि उनका मानना है कि औद्योगिक विकास तो यहाँ हो नहीं पाएगा, कि ये तो ना तटीय एरिया है और ना उस टाइप का कम्युनिकेशन है। अगर औद्योगिक विकास नहीं होगा तो रोजगार नहीं पूरा होगा। और ये तो साफ कह चुके हैं कि सरकारी नौकरी 2.5 से 3 लाख के आसपास वैकेंसी है, उतना हमारे पास रिसोर्स नहीं है, तो हम उतना वैकेंसी भी नहीं कर पाएंगे, तो बेरोजगारी भी दूर नहीं कर पाएंगे। और भाजपा जो उनका सहयोगी दल है और बिहार के सेकंड लार्जेस्ट बड़ी पार्टी है, वो उनके सहयोगी है, उसने वादा किया है कि जब एनडीए की सरकार आएगी तो हम यहाँ पे 19 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तो क्या वो कर पाएंगे 19 लाख रोजगार के अवसर? एक और सवाल उठता है, नीतीश जी 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या बिहार के प्रतिभाओं का पलायन को रोकने में सफल होंगे? भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, दिया था या संकल्प लिया था इस चुनाव में कि मैं हायर एजुकेशन में हिंदी में की जाएगी, चाहे वो चिकित्सीय शिक्षा हो या तकनीकी शिक्षा हो, चाहे जो भी है उसको हम हिंदी में करेंगे। क्या वो कर पाएंगे? अगर वो कर पाएंगे तो क्या बिहार में उसका संभावना है? तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल संभावना है बिहार में, और कर सकते हैं। बिहार में जो इंग्लिश शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा से जो भी डॉक्टर निकल के आ रहे हैं, जो हाईली एजुकेटेड कुछ लोग होते हैं, तो अपना नो डाउट सरकारी सेवा में भी रहते हैं और अपना निजी चिकित्सा चलाते हैं। उनका मेन जो फोकस एरिया रहता है निजी चिकित्सा, तो केवल सरकारी जो अपना ड्यूटी तो वो करते हैं केवल दिखाने के लिए, क्योंकि वहाँ से 1 लाख 1.5 लाख की सैलरी उनकी आ रही होती है, और अपना निजी चिकित्सा पर ज़्यादा उनका, जब तक उनके पास अपना पेशेंट का बेस नहीं बनता है तब तक तो सरकारी अस्पताल में रहते हैं। सैकड़ों उदाहरण है, आज भी लगभग सैकड़ों डॉक्टर बिहार के सचिवालय में बैठे हैं, उनका स्थान फिक्स नहीं हुआ है और अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। बिहार में जितना डॉक्टर चाहिए उतना नहीं है, लेकिन बिहार में पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, गया, इस तरह के इतने सारे इंस्टीट्यूशन हैं और इतने सारे डॉक्टर्स हर साल आ रहे हैं, निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? क्या इनकी पदस्थापना नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं हो पा रही है? जब इस सरकार के अनुदानित फीस पे बिहार के हार्ड अर्न मेहनत कश लोगों के टैक्सेस से पढ़ाई करते हैं और उसके बाद ये बिहार के लोगों की सेवा करने के बदले बाहर चले जाते हैं या अपने निजी चिकित्सालय चलाते हैं और उससे अपनी धनार्जन करते हैं, इस पे क्या सरकार रोक लगा पाएगी? जब इसको ठीक कर पाएगी तभी जाकर के बिहार में सुधार कर पाएगी। हम सरकार से यही आशा करेंगे कि इस पे वो रोक लगाएंगे। तकनीकी शिक्षा में है, बिहार
में बहुत सारी संभावनाएं हैं, चाहे फूड प्रोसेसिंग के हो, तकनीकी शिक्षा जो बिहार के रिसोर्स हैं उस पे करें। बिहार की जो कहें कि बिहार की जो जरूरत है, बिहार की जो क्या कहते हैं, उनका जो अपना जिसकी रिक्वायरमेंट कि बिहार में वो चीज़ कर ले, बिहार के सर उस पर हम ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है तकनीकी शिक्षा। हाँ, वो भी शिक्षा होने जो हमारे बच्चे करके आगे बढ़ के बाहर जाना चाहे, बिहार जो बिहार नहीं रह चाहता है तो बिहार से बाहर भी जाना चाहता है तो वो भी जाए, उस टाइप के। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि उन्होंने हिंदी में कर देंगे तो वो वर्ग जो कि इंग्लिश अच्छी तरह से नहीं जानता है तो वो इस एजुकेशन को लेगा। जब इस एजुकेशन को लेगा तो यहाँ से पास आउट करेगा तो वो बिहार में कार्य करेगा या भारत में कार्य करेगा, और हो सकता है आगे चल के इम्प्रूव करे और बाहर भी जाए काम करने के लिए। तो हिंदी में होगा तो ज़्यादा संभावना होती है कि सरकार बिहार के अंदर रह के वो काम करे, और सरकार उस टाइप की व्यवस्था करे कि जब वो एजुकेशन लेके आएगा तो हमारे यहाँ हम उसको कहीं ना कहीं स्थापित कर दें, पदस्थापित कर दें और उसको रोजगार मिले। तीसरा चीज क्या, बिहार में औद्योगिक विकास होगा। बिहार में औद्योगिक विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं। लोग कहते हैं कि चीनी मिल बंद है, चाहिए है क्या चीनी मिल खुलने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी। हम कहते हैं चीनी मिल सारे हम चीनी मिल को खोल देते तो बिहार की बेरोजगारी नहीं दूर होगी। और हाँ, उस जो लैंड को है उसको हम अल्टरनेटिव बिहार के जो एग्रीकल्चर के हैं उसके हिसाब से, उसके रिसोर्स के हिसाब से हम यहाँ पे इंडस्ट्री अगर डेवलप करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बिहार के आकांक्षाओं का बिहार तभी बन पाएगा और बिहार के लोगों को रोजगार भी यहाँ पे मिल पाएगी। तो उसी से फूड प्रोसेसिंग हो गया, यहाँ पे बीपीओ सेंटर खोल सकते हैं, जैसे कि बिहटा में आईटी पार्क हो रहा है। बिहार में बहुत अभी भी मेट्रोज नहीं डेवलप हो पाए, सिटीज नहीं डेवलप हो पाए हैं, माने शहर जो कहते हैं। बिहार में पटना छोड़ दे तो कोई शहर ढंग का नहीं है। गया को डेवलप किया जा सकता है, राजगीर को डेवलप किया जा सकता है, मुजफ्फरपुर को डेवलप किया जा सकता है, भागलपुर को डेवलप किया जा सकता है, उधर सहरसा को डेवलप किया जा सकता है। तो ये सारी इनको हम डेवलप करें सिटी के रूप में। जब सिटी के रूप में डेवलप होंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक बहुत सारी संभावनाएं आएगी और इससे बिहार के लोगों को माने एक जो फील होता है अपने आप को प्राउड फील करेंगे। और क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश को देखिए बहुत सारे शहर उन्होंने डेवलप कर लिया। इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर हमारे बगल में है, लखनऊ ऑलरेडी है, कानपुर है, नोएडा एक बहुत बड़ा हब हो चुका है, आगरा है, मथुरा है, आगरा और मथुरा है, ग्वालियर नहीं, आगरा और मथुरा है। तो इतने सारे सिटीज हैं, तो बिहार में भी हो सकता है। बिहार में एग्रीकल्चर को लेकर के पिछले 6-7 सालों में बहुत सारे सुधार हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज नहीं उतने बन पाए जितनी बननी चाहिए। अदर स्टेट जो है इनसे छोटे, बिहार से भी छोटे छोटे स्टेट यहाँ से अच्छे काम किए। बिहार में मात्र 2 से 5 ही शायद बन पाए हैं अभी तक के। 1 साल पहले तक जो आंकड़ा मेरे पास था वो 2 का था, हो सके इधर 2-3 बढ़ा हो, लेकिन अभी तक इसको किसने रोका था? केंद्र सरकार उसमें बहुत सारे कर रही थी, लेकिन इसकी फायदा उत्तर प्रदेश ने 150 के आसपास उन्होंने डेवलप करके किया। तो कोल्ड स्टोरेज यहाँ डेवलप होंगे तो यहाँ के किसानों के लिए फायदे होंगे। किसानों के अनाजों की जो एमपीएस की बात होती है, एमपीएस की मिनिमम समर्थन मूल्य की जो बात होती है, यहाँ पर हम देखते हैं गांव देहात चाहे जो भी है, यहाँ बिचौलिए ज़्यादा परचेज करते हैं, क्योंकि आपने पैक्स वाले को लगा रखा है कि आप परचेज कीजिए। पैक्स वाले डायरेक्ट परचेज नहीं करते हैं, वो थर्ड पार्टी से लिए, थर्ड पार्टी उनको दिया। थर्ड पार्टी अगर हमने एमपीएस जो है वो 20 रुपया रखा तो किसानों को मिल रहा है 15 रुपये, 14 रुपये, 16 रुपये, डिपेंड करता है।
मैंने आज इस लॉकडाउन के पीरियड में भी 15-15 रुपए किलो अनाज किसानों ने बेचा है, तो कहाँ गया? तो ये सारी चीजें हैं। अब रहा बात कि बिहार से प्रतिभा पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा। अगर बिहार सरकार अच्छा करेगी, ये तो बिहार सरकार से हमें इस माध्यम से हमें पूछना है कि बिहार सरकार क्या प्रतिभा के पलायन को रोकने में कितना सफल होगी। तो ये रहा आज का छोटा सा एक विश्लेषण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।